What is the maybe I think I would say a myth या solutions क्या क्या है to maintain the cash flow positive? एसएमई आपको 7 नंबर में आपको बताता हूं जो आपको हर महीने सिर्फ मॉनिटर करने चाहिए। आप उन्हें देखो कि क्या चल रहा है। सबसे पहला होता है जीपी। जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा होता है इन्वेंट्री कि आपके पास कितने रुपए की इन्वेंट्री है। एक होता है नेट प्रॉफिट। चौथा नंबर हो गया आपके पास डेटर्स कितने रुपए के, मतलब आपको कितने कस्टमर से पैसा लेना है। पांचवा नंबर हो गया आपका क्रेडिटर्स, कितने लोगों को आपको पैसा देना है। 6 नंबर हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कि आपका पैसा जब आप माल खरीदते हो वो कन्वर्ट होकर कितने दिन में आपके पास पैसा वापस आता है प्रॉफिट के साथ। और एक नंबर और होता है सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग कि हर बिजनेस को वर्टिकल वाइज देखें कि हर वर्टिकल में क्या प्रॉफिट आ रहा है। मान लीजिए कि एमएसएमईज हैं, कुछ उनको नया बिजनेस सेटअप करना है या लेटेस्ट से कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है उसको रिप्लेस करना है। बैंक्स हैं, सब कुछ हैं, बट फिर भी फाइनेंसिंग चैलेंजेस हैं क्योंकि जब आप वो बैंक के पास जाते हैं तो उनको वो नहीं मिलता है। क्रेडिट लाइन स्टैब्लिश करने के लिए यू हैव एनी सजेशन? एप्पल आज की डेट में एक भी फैक्ट्री ओन नहीं करता है। दे डू ओनली R&D एंड मार्केटिंग। नाइकी, एडिडास, एक भी प्रोडक्शन का प्लांट नहीं है। दे ऑल आर वर्ल्ड लीडर्स। बस ये क्या है कि हम इंडिया में इन साइंसेस का हमें पता नहीं है, इस थॉट प्रोसेस हम सोचते नहीं। कैन डिजिटल टूल्स रियली रिप्लेस द ह्यूमन फाइनेंशियल कैपिटल और एक्सपर्टाइज? दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। आज हमारे बीच सीए सजल गोयल जी हैं। सजल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। सजल जी स्पेशिया एसोसिएट्स के को फाउंडर हैं और उन्होंने एमएसएमईज या लघु उद्योग या अति लघु उद्योग ऐसे एरियाज में बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जैसे आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज का टॉपिक इस तरीके की एसएमई या एमएसएमईज एरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सजल जी के साथ जो पहला या पिछला एपिसोड हमने किया था वो एक इंडिविजुअल लेवल पे इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर कैसे फाइल करते हैं और उनको किस हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स को टेक केयर करने के बारे में उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। आज जब हम लोग एमएसएमईज या एसएमईज की बात करते हैं तो आपको मैं कुछ स्टैट्स बता दूं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में या भारतवर्ष में लगभग 6.4 करोड़ एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं। उनमें 11 करोड़ लोग एम्प्लॉयड भी हैं और अगर जीडीपी की बात करूं तो लगभग 30% जीडीपी एमएसएमईज या एसएमईज सेक्टर के थ्रू हमारे भारतवर्ष में उसका सहयोग आता है। जब हम लोग इस सेक्टर की बात करते हैं तो ये सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ग्रोथ भी है और चैलेंजेस भी हैं। तो लेट अस डिस्कस द स्पेसिफिक इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस जो कि सजल जी अपने एक्सपर्टाइज और अपने कार्य क्षेत्र के थ्रू इन सब कंपनीज को सहयोग करके उनको ऊपर बढ़ाते हैं। सजल जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहला मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि स्पेशली एमएसएमईज या एसएमई सेक्टर के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन या आप क्या क्या काम करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सजल गोयल और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ऑलमोस्ट 19 ईयर्स मुझे हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। लेकिन सीए से ज़्यादा मैं अब अपने को बोलना पसंद करता हूँ। आई एम ए फाइनेंशियल मिरर एक्सपर्ट। जो हम लोग सिर्फ अपनी कंपनी जो कि नोएडा बेस्ड है स्पेशिया एसोसिएट्स, उसमें हम लोग एसएमईज के साथ काम करते हैं और वी हेल्प देम टू ग्रो एंड टू रन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है जब भी हम किसी एसएमईज के साथ काम करते हैं कि कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें और विड्रॉएबल प्रॉफिट को अपने बैंक तक लेके आ पाए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कैश फ्लो के चैलेंजेस रहते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो आज की डेट में हमारे पास करीबन 100+ टीम साइज है जो सिर्फ इसी एरिया में काम करती है और हम 3 एरिया से उनको सपोर्ट करते हैं कि लेट से उनको पूरी हम अकाउंट आउटसोर्सिंग करनी है, they need a reporting and they need some CFO services कि they want one expert जो उनको हर एंगल पर हर एरिया पर गाइड करे फाइनेंशियली।
बहुत बढ़िया। तो सजल जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि जनरली हम लोग जब एमएसएमईज या एसएमईज सेक्टर की बात करते हैं, हम खुद एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म हैं। हम लोग सर्विस कंसल्टिंग एरिया में काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो मतलब फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू डील विद हंड्रेड्स ऑफ एमएसएमईज, राइट। तो व्हाट आर द स्पेसिफिक चैलेंजेस? आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस वो प्राइमरली फेस करते हैं? ओके, सो सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और हर एसएमई के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि मैं देखता हूँ बहुत कॉमन है। लेकिन उन चैलेंजेस से आने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये चैलेंजेस कुछ एसएमईज को आते हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स को नहीं आते हैं। ऐसी क्या लेयर्स हैं जिसकी वजह से हम कुछ चैलेंजेस में फंसे हुए हैं या एसएमईज फंसे हुए हैं। मैं उसको 5 लेयर्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, एक होती है एम्प्लॉयड, कि भाई मुझे काम बता दो, मैं वो काम कर दूंगा, जिसको हम लोग एम्प्लॉय भी बोलते हैं। और मैक्सिमम एसएमईज की जो जर्नी होती है वहां से शुरू होती है, कि या तो कहीं वो जॉब कर रहे होते हैं या उन्होंने बहुत बेसिक जीरो से शुरू किया होता है। तो पहली जो लेयर होती है एम्प्लॉय, और दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, आई विल डू माई सेल्फ। तो अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड में डिफरेंस कितना है, कि आपने किसी की नौकरी छोड़कर बस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। और तीसरी लेयर्स में हम लोग लेके जाते हैं मैनेजर्स, कि एक ऐसा माइंडसेट जो मैनेजर का माइंडसेट है, उसे ये लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ लोग होने चाहिए काम करने के लिए, जिनसे मैं सपोर्ट ले सकूं और अपनी चीजें कंप्लीट करा सकूं। चौथी लेयर्स में आते हैं हमारे बिजनेस ओनर्स। दे बिलीव कि द पीपल या टीम और सिस्टम शुड रन द बिजनेस एंड आई विल मॉनिटर। इस स्टेज पर आकर हम लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस ओनर हैं। और 5वीं लेयर्स में वो लोग हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी आप बात करते हो, टाटा, बिरला, रिलायंस। ये आज की डेट में बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो उनका माइंड सेट है वो इन्वेस्टर्स वाला है, कि हाँ वी हैव इन्फ्यूज सम अमाउंट, वी हैव द इक्विटी, देयर समबडी या टीम और सीईओ जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, और हम सिर्फ उसमें हमारी मॉनिटरिंग है, और वी फोकस ऑन अवर वेल्थ क्रिएशन। सो मैक्सिमम बिजनेस ओनर जो फंसे हुए हैं वो है सेकंड और थर्ड, कि या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो एक मैनेजर की भूमिका में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। इन चैलेंजेस में अगर मैं बात करूं, इतने सारे एसएमईज के साथ हम लोग काम करते हैं। अभी तक मैं बात करूं पिछले 19 सालों में मोर देन 2000 एसएमईज के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। एक एसएमई 18 घंटे काम करता है, उसके बाद भी ही गेट पेड लास्ट, कि उसको सैलरी जो मिलती है बिल्कुल लास्ट में मिलती है। उसके पास टीम होती है, ओनर जो है, ओनर, मैं जो एसएमई की बात करूं, मैं बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूं, जो कंपनी का मालिक है, जो लाला जी हैं, उनको वो 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तब भी वो स्ट्रगल करते हैं कि यार मेरा कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, कि मुझे कहीं ट्रेवल करना है तो सोचना है, अपनी सैलरी विड्रॉ करनी है तो सोचना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उसके बाद टीम है, लेकिन उसके बाद भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ओनर की ओन कर रहे हैं। ये चैलेंजेस सबसे बड़े हैं कि कैसे उनको वो निदान पाए। उनके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं दिखाई देता उनको कि इस चीज से हम उभरे कैसे। तो ये एक कुछ बेसिक चैलेंज है जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मतलब एक तो क्या है कि अब आपने जैसे ये बिजनेस ओनर्स की मेंटालिटी या मन अवस्था के बारे में बता दिया है ना, कि मतलब हाउ डू दे थिंक, और उनको ये इस चीज का ही समस्या लगती है कि मतलब वो काम जो वो खुद कर सकते हैं, सर्टेनली वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होंगे, बिकॉज वो अपने बिजनेस को सबसे अच्छा समझते हैं। बट डेलीगेशन ऑफ वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर डेलीगेट नहीं करेंगे तो मतलब फिर आप सब कुछ खुद ही अपने पास रख रहे हैं। तो मतलब व्हाट इज, मे बी आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन्ड सजल जी, कि आपने 2000 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्ट किया है। तो हाउ डू यू थिंक, मतलब लोग सोचते कैसा है, मतलब बिजनेस ओनर की इन जनरल मेंटालिटी क्या है? बाय एंड लार्ज कोई सेग्रीगेशन है, कुछ लोग तो सर्टेनली लाला मेंटालिटी जैसे आपने टर्म यूज किया है और उस तरह से सोचते हैं। बट व्हाट इज द जनरल सेग्रीगेशन ऑफ दिस मार्केट? जनरल सेग्रीगेशन इस मार्केट का ये है कि उनको ये लगता है कि मुझसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। विच इज द कॉमन मेंटालिटी, कि मुझसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। और यहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। वो किसी भी बंदे को हायर भी करते हैं, अपॉइंट भी करते हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता करते। इन केस कोई अगर एक्सपर्ट अच्छा बंदा गलती से हायर हो गया, तो वो 6 महीने में 1 साल में वो उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि जो लाला जी हैं वो उस पर अपना
अपना माइंडसेट फोर्स करके कि नहीं इस काम को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पून फीडिंग, क्योंकि फ्री हैंड नहीं है, डेलीगेशन है ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है जब तक मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा वो काम कंप्लीट नहीं होगा। और वहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर हम कहते हैं कि लाला जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है, अच्छी टीम आ भी जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार भी होती है, बट लेकिन मेरा कल्चर ऐसा है या मेरा माइंडसेट ऐसा है, मैं उसको कहीं ना कहीं उसको डेड कर देता हूँ, वापस घूम के चीजें मेरे पास आ जाती हैं। मैं आपको ऐसे सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ओनर क्या कर रहे हैं, मान लो सेल में प्रपोजल जाना है, प्रपोजल्स के साथ नेगोशिएशंस होनी है, नेगोशिएशंस के बाद उससे मल्टीपल मीटिंग फिक्स होनी है, मीटिंग फिक्स होने के बाद उसके काम की डिलीवरी होनी है, जो भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है, या उसके बाद उससे पेमेंट का फॉलोअप होना है। हर कुछ खुद ही करना है, खुद ही कर रहे हैं या हर प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है। आई हैव सीन कि ओनर्स ई-वे बिल भी बना रहे हैं। आई नो कि उन्हें अकाउंटेंट पे भरोसा नहीं है कि वो ई-वे बिल गलत ना बना दे। ये लेवल अगर रहेगा तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्किंग 18 घंटे हो ही जाएगी और आप कभी भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं ला सकते, आप ऑपरेशनल माइंडसेट में ही रहिए। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो सचिन जी क्या सोल्यूशन है, मतलब आपको लगता है कि बिकॉज व्हेन यू कंसल्ट, आई एम श्योर कंसल्टिंग आपकी एमएसएमईज के लिए होगी, बट यू आर कंसल्टिंग द पर्सन। यस, राइट, एब्सोल्युटली। हम लोग बिजनेस तो सही हो ही जाएगा अगर मैंने उस आदमी को ठीक कर दिया। तो क्या सोल्यूशन देते हैं या व्हाट आर द मे बी? मैं ब्रॉडली जो मेरा फोकस होता है, मैं 3 चीजों पर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले वी ट्राई टू टीच तो नहीं बोलो, कोच हिम कि आप डेलीगेशन सीखो। राइट, जिसमें मैं आपकी ऑडियंस के लिए भी सजेस्ट कर सकता हूँ, एक बहुत अच्छी बुक है ई मिथ रिविजिटेड। हाँ, okay. इस बुक को आप पढ़िए। इस बुक में आपको एक बिजनेस ओनर की पूरी जर्नी दिखाई गई है कि कैसे बिजनेस ओनर एक बेकरी में काम करता है, खुद ही चीजों में लगा हुआ था, फिर वो उसको एक कोच उसके यहाँ सामान खरीदने आता है, कैसे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है कि ही हायर राइट पीपल, ही डेलीगेट देम, और वो फाइनली ग्रोथ पे काम कर पाता है। क्योंकि जब तक डेलीगेशन नहीं आएगा जब तक डेलीगेशन नहीं आएगा फ्री नहीं हो पाएंगे। डेलीगेशन के साथ दूसरी चीज जो जुड़ी है, जो मैंने 3 चीजें बोली है, फाइंड हु, कि ये काम करेगा कौन। क्योंकि जब भी आप कंपनी के अंदर जाते हैं, आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक ऐसा प्रपोजल बनाना है जो कि नया है, रूटीन से अलग है, तो आपको कंपनी के अंदर एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। या आपको लगता है मुझसे बेहतर इस प्रपोजल को कोई ड्राफ्ट नहीं कर सकता, या कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, सेल्स करनी है, कुछ प्रोडक्शन में प्लानिंग करनी है, या R&D करनी है, या ऑपरेशन के चैलेंजेस हैं। हर आदमी आपके पास आता है क्योंकि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि आई एम दी हु फॉर एवरीथिंग, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे पास आइए, मैं ही सॉल्यूशन हूँ। तो इसीलिए जो ग्रोथ नहीं आ पाती है। राइट, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी बुक है, हु नॉट हाउ। ओके, इस बुक को आप अपने ऑडियंस को उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ये बुक Amazon पे अवेलेबल है। ये बुक, क्योंकि ये भी माइंडसेट कहाँ से आ रहा है कि सब चीजों का सॉल्यूशन मैं हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को रखूंगा तो वो काम क्या मेरे लेवल की एक्सपर्टीज वो दे पाएगा, मेरे तरीके से मेरे लेवल का सॉल्यूशन दे पाएगा। हम उसमें फंस जाते हैं, फिर ना तो हम आदमी रखते हैं, ना हम कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, फिर हम सब कुछ खुद ही करने लगते हैं, क्योंकि हम हाउ में फंस गए, ये काम होगा कैसे। अगर आप ये कह दो कि मुझे सिर्फ आदमी चाहिए, वो अगर 100% नहीं 70% मुझे आउटपुट देगा, आई एम फाइन, ग्रेजुअली आई विल डेवलप हिम, मैच्योर हिम विद टू 90 और 100%। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी एसएमई से पूछोगे कि अगर उससे मैं पूछूं कि आज आपने दिन अपना ऑफिस लेट से 9 या 10 बजे शुरू किया, शाम को 7 बजे तक आपने क्या क्या काम किए, आप एक बार लिखवाइए उनसे कि उन्हें क्या क्या काम। आप पाओगे कि मैक्सिमम अगर उससे 20-25 काम किए हैं, 25 में से 22-23 काम सिर्फ फायर फाइटिंग होंगे, वो ऑपरेशनल चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही आपके लेवल पर अनप्रोडक्टिव, कोई आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ देने वाले काम नहीं है। और मैक्सिमम काम उसमें से 22 में से 20 काम डेलीगेट किए जा सकते हैं किसी भी टीम मेंबर। सही बात है।
तो मुझे 3 चीजें मुझे लगता है कि आप डेलीगेट करना सीखिए, फाइंड हु कि ये काम करेगा कौन, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वन थिंग जो आपको एंश्योर करना है जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। ये 3 चीजें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एसएमई सीखे, और जब आपका माइंडसेट इस डायरेक्शन में बिल्ड हो जाता है वहां से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। वेरी नाइस। सर जी, एक और क्वेश्चन जो है, जैसे एमएसएमईज में सर्विस भी है, प्रोडक्ट्स भी हैं, राइट? तो मतलब डज द नेचर ऑफ द बिजनेस entirely different, certainly different, but in terms of जो guidance है, in terms of running the business successfully, वो उसमें कुछ वेरिएशन है आपकी सजेशन में? मेरे हिसाब से बिजनेस होता है, और इस चीज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं चैलेंजेस आप पाओगे, मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं करी कि ये डेलीगेशन मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होता है, सर्विस में नहीं होता। इट इज अ माइंड सेट गेम, और एवरीथिंग जो शुरू होती है वो आपके परिवर्तन से शुरू होती है, चाहे आप ट्रेडिंग हो, आप एक्सपोर्ट्स में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो, ये इट अप्लाइज टू ऑल। मतलब ये जरूर होता है कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां पर जो मशीन्स हैं वो एसेट हैं, जब आप सर्विसेज में होते हैं तो आपकी टीम एसेट हो जाती है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, मशीन को भी आप मेंटेन करते हो, आपको अपनी टीम को भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब एक लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक अभी बिजनेस एक बिल्कुल लाला मेंटालिटी टाइप में चल रहा है, और उसको हमें एक सक्सेसफुल एमएसएमई, ग्रोइंग एमएसएमई में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ उसमें सिस्टमिक चेंजेस करने होंगे। कुछ ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं जो उसको चेंज करने हैं। लेट्स से वन स्टेप इज डेलीगेशन, आपने बताया, है ना। सेकंड स्टेप प्रोडक्ट वाइज, सेकंड स्टेप जो मुझे लगता है कि डेवलपिंग द प्रोसेसेस। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बहुत बड़े कंपनी के जिसका टर्नओवर 25,000 करोड़ है, उसके उनके एचआर डायरेक्टर मेरे ऑफिस आए। तो उस टाइम कुछ मेरे ऑफिस में स्ट्रगल चल रहा था टीम को लेकर, कि नई हायरिंग हुई थी, तो मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग जा भी रहे थे, नाराज भी हो रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और किस चीज में बिजी है सजल? तो मैंने पूछा, मैं तो लोगों को मैनेज करने में ही समय निकल जाता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली, और इट चेंज माय पर्सपेक्टिव, कि उन्होंने मुझसे बोला कि तुम गलत कर रहे हो, बिल्ड द सिस्टम्स एंड लेट पीपल फॉलो दैट सिस्टम। आप सिस्टम बनाने पे मेहनत करो, और वो लोग सब उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। आप लोगों को पूरी लाइफ में कभी मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और वहां से जो हमारे प्रोसेस में चेंज हुए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ मंडे के दिन ऑफिस जाता हूँ। मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ। एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, हर चीज के एसओपी डिफाइन है, लोग डिफाइन है, लोगों के केआरए डिफाइन है कि उनको क्या काम करके जाना है। तो इस लेवल पे इट टेक्स टाइम, बट लेकिन फर्स्ट स्टेप इज यू एक्सेप्ट दिस कि हाँ मुझे डेलीगेट करना है, और फिर यू वर्क ऑन द सिस्टम एंड प्रोसेसेस। अब जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनके छोटे छोटे सिस्टम्स आप बनाइए, और सिस्टम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते। यू बिल्ड एक एक्सेल लीजिए, उसमें सिर्फ उसके स्टेप्स डालना शुरू कर दीजिए, चेकलिस्ट जिसे हम बोलते हैं, एक बेसिक चेकलिस्ट कि इस काम को ए से बी तक जाने के लिए कौन आदमी कितने स्टेप्स लेता है। जस्ट पुट इट एंड उसको वहां से इम्प्लीमेंटेशन आप शुरू कर सकते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो अब थोड़ा सा और इश्यूज पे डीप डाइव डिस्कशन करते हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव जो मुझे समझ में आता है कि इन जनरल चाहे वो छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, दे स्ट्रगल विद द कैश फ्लो। एमएसएमईज के लिए तो कैश फ्लो मैकेनिज्म बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज आपने जैसे बताया कि जो उसको टेक केयर करने के लिए दे डोंट हैव ह्यूज मशीनरी, है ना। मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच तो ठीक है, बट लोग भी उतने नहीं हैं। तो ज्यादातर लोगों में कैश फ्लो के लिए जो नो हाउ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। आप विश्वास मानिए, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो प्रॉफिटेबल ऑन पेपर है वो कैश फ्लो निर्धारित करता है, जबकि आपके बैंक में क्या है वो कैश फ्लो डिफाइन करता है। तो व्हाट इज द, मे बी आई थिंक आई वुड से मिथ या सॉल्यूशंस क्या क्या है टू मेंटेन द कैश फ्लो पॉजिटिव? ओके, मैं बहुत, क्योंकि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है एसएमईज के साथ काम करने का, मैंने उनका इतना माइंड रीड किया है, उनकी बुक्स मैंने इवैल्यूएट किए, उनके साथ काम किया है। कुछ परसेप्शंस वो लेकर चलते हैं, या मिथ, जिसे मैं रॉन्ग परसेप्शन या मिथ बोलता हूँ। एक एसएमई ये मानता है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया, जो प्रॉफिट पीएनएल में आया, वही मेरा कैश फ्लो है। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी एमएसएमई ने आज 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या वो 1 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में है? कभी नहीं होगा। नहीं होगा, और उसे पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ
उसके पास ना तो कोई नंबर सिस्टम है आने का, हम्म ना बस वो क्या एक स्टेटमेंट देता है, आई हैव द कैश फ्लो क्राइसिस। हम्म ये बहुत कॉमन वर्ड है हम्म कि यार मुझे ना कैश फ्लो क्राइसिस रहते हैं हर समय, मुझे हमेशा बैंकर के पास जाना पड़ता है अपनी लिमिट को एनहेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट और बेसिक पेमेंट के लिए जो जिसके लिए वर्किंग कैपिटल ली जा रही है, सैलरी पेमेंट करनी है, जीएसटी पेमेंट करनी है, मुझे अपने वेंडर्स की पेमेंट करनी है। अगर आपको आप बिजनेस कर रहे हो और आपको अगर इन ऑपरेशनल खर्चों के लिए भी वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस में सीरियस इनएफिशिएंसीज है और आपको वो नंबर देखने पड़ेंगे कहां कहां पर गैप है और उन गैप्स को ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम काम करते हैं, हमने देखा हुआ है कि इंटरनल इनएफिशिएंसीज ही होती हैं जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये परसेप्शन मिथ है कि भाई जो मेरे बुक्स में प्रॉफिट आता है वो बैंक में नहीं दिखता, और ये हर चैलेंज बिजनेस ओनर मेरे पास लेके आता है और जब हम उन्हें दिखाते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट थे, उनकी हम लोग कुछ ऐसे रिपोर्टिंग पे काम कर रहे थे, तो पता लगा कि उनके जो कस्टमर्स हैं, मतलब उनकी वर्क लोन चल रहा है बुक्स के अंदर, मतलब ओडी भी चल रही है, टर्म लोन भी लिया हुआ है मशीन के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो डेटर्स से पैसा आता है, हमने जब कैलकुलेट किया वो आता है 90 डेज के अंदर। मतलब कि आपने आज एक माल बेचा तो 3 महीने बाद वो पैसा पार्टी आपको पे करती है। दूसरा हमने देखा कि वो इन्वेंट्री जो आप माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स या ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो माल कितने दिन आपकी फैक्ट्री में रखा रहता है, वो डेज निकल के आए 118 दिन मुझे याद है। तो आपने क्या किया, आपका जो पैसा था 90 दिन तो मतलब जो आपने बैंक से लोन ले रखा था वो 90 दिन तो रहा आपके कस्टमर के पास, 120 दिन आपने पैसा वो फंसा दिया कहां पर, अपनी इन्वेंट्री में, गोडाउन में कर दिया, गोडाउन में। और उसका जो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा था, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा था 25 दिन के अंदर। मतलब मैंने उसको फिर बड़ी फनी स्टेटमेंट दी कि आप इतने धर्मार्थ में हो, इतने मतलब धार्मिक आदमी हो, आप किसी की लाइबिलिटी तो रखते नहीं हो, 25 दिन में पेमेंट कर देते हो, लेकिन अपने कस्टमर से पैसा नहीं मांगते हो। भाई तू ना मेरे लोन के पैसे पे ना अपनी फंडिंग कर ले। सही बात, लोन के पैसे से मैंने उसको फंडिंग दे रखी, तो उसकी जो पैसा रिटर्न होके आ रहा है वो मोटा मोटा 180 दिन में आ रहा है। 90 दिन, 90 दिन 7 महीने मान लीजिए, 6 महीने 7 महीने, और ही इज अ ह्यूज कैश क्राइसिस। वो हो गई। क्योंकि आपको मतलब मैं आपको वैसे भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे सर्विस कंसल्टिंग का भी, जस्ट टू क्रिएट द पैरेलल्स, कि आपको अपने लोगों को एम्प्लॉइज, क्योंकि सर्विस कंसल्टिंग में पीपल ओरिएंटेड बिजनेस है, आपको उनको पर मंथ बेसिस पे पैसा देना है। आपने काम डिलीवर किया, उसके बाद में वो 90 डेज में पैसा देगा, तो इसका मतलब कि 3 महीने से 4 महीने का जो टाइम है वो तो बाय डिफॉल्ट है ही है। अगर उसने बाई चांस डिले कर दिया, तो आप मान के चलिए कुछ 6 महीने का काम हो गया, तो वो जो पार्ट है वो हमेशा ही वो कैश क्रंच का कंपोनेंट रहेगा। एब्सोल्युटली। अभी एक बैलेंस शीट साइन हो रही थी, तो मैंने उनकी बुक्स में देखा, उनका टर्नओवर 7 करोड़ से करीबन 13 करोड़ पहुंचा, और बुक्स के अंदर भी जो लोन पहले कुछ 85 लाख के थे वो होकर हो गए 3.5 करोड़ रुपए। तो मुझे एकदम शॉक लगा, क्योंकि एक माइंड में कैलकुलेशन थी बनी कि बिजनेस का सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगा मेरे, मतलब मैंने अपनी कुछ इंटरनल वर्किंग की। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका तो, फिर मैं पूछा था अगले साल की क्या टारगेट है आपके, बोले सर अगले साल इस बिजनेस को हम 25 करोड़ तक ले जाएंगे, मतलब 13 करोड़ से जो भी था नंबर, 7 से 13 पहुंचे, 13 से हम 22-25 करोड़ का टारगेट में। सर आप मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से और जितनी आपके पास भी सिक्योरिटीज हैं, आप 16-17 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाओगे। तो वो फिर बैठ गई, सर आपने किस बेसिस पे ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो, तो उसका मतलब मीनिंग। तो मैंने सर मुझे आप क्या कमाते हो, वो कुछ जीरो एमिशन पे काम करते हैं, जीरो कार्बन क्रेडिट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उन्होंने बोला सर मैं करीबन 20% कमाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर। मैं सर एक प्रोजेक्ट की आप मुझे कॉस्टिंग खोलो और मुझे बताओ कैसे कमाया आपने। तो मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि 40 लाख का एक उन्होंने प्रोजेक्ट बताया कि 20% प्रॉफिट हो गया 8 लाख रुपए। मैंने पूछा इसमें कैश फ्लो, बैंक में पैसा कितना आता है? बैंक में इफेक्टिवली पैसा जो आ रहा था वो आ रहा था सिर्फ 27 लाख रुपए। क्यों?
कुछ पैसा डिपार्टमेंट में खर्च हुआ, कुछ टीडीएस में खर्च हुआ, कुछ रिटेंशन मनी में रुक गया, और कुछ पैसा जो डेटर्स की साइकिल है 60 दिन की, 90 डेज की या 180 दिन की, उसमें 6 महीने के लिए फंस गया। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी मेरा कैश फ्लो में फंस गया। आज कल को मुझे जैसे ही नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो मेरे पास पैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि 30 लाख की तो कॉस्ट ही है मेरी, 32 लाख की तो बिल्कुल। हाँ, 5 लाख तो नेगेटिव में चले गए। 5 लाख तो आप कैश फ्लो, आप वैसे प्रॉफिट, आपका पीएनएल तो 8 लाख का दिखाएगा अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपका कैश फ्लो 4 लाख से नेगेटिव दिखाएगा। जैसे ये नंबर खुला तो मैंने बोला कि हर प्रोजेक्ट की का पीएनएल नहीं बनाना, कैश फ्लो बनाना है आपको, तब आप इवेल्युएट करोगे। क्योंकि जैसे आपके मुझे पता था आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी आपका कैश, आपके लोन्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इतना पैसा बैंक में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट के बराबर में, कि जो 8 लाख से कम पैसा आपके बैंक में आ रहा है। तो 12 लाख रुपए शॉर्ट था जो 6 महीने के लिए फंस रहा था। तो मतलब लोगों को इन जनरल क्या करना चाहिए? दैट इज ऑल्सो द सोल्यूशन दैट पीपल विल सीक। फॉर एग्जाम्पल, एक कैश फ्लो बेसिस पे एक वो प्रोसेस बनाए, और एक मतलब वो उनका जो प्रॉफिट बेसिस पे है वो तो चल ही रहा, बिकॉज दैट इज द बुक्स, है ना। तो आपने इनवाइसिंग की है, वो बुक्स उस हिसाब से चलेंगी। बट कैश फ्लो के लिए उनको एक अलग से वो अलग से रिपोर्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं MIS, हर महीने आपको अपनी रिपोर्टिंग्स बनानी पड़ेंगी। और अगर मैं अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको कि कौन कौन से नंबर से SMEs को हम अभी कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं एक्सप्लेन एवरीथिंग, कौन से 5 या 7 नंबर है, अगर सर आप हर महीने उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी पोजीशन बहुत बेहतर होगी, और आप एक ग्रोइंग, और आपका कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा, कि हर महीने आपके बैंक में पैसा आपको दिखेगा बचते हुए। मतलब एज एन SME आप मुझे बताइए कि मतलब व्हाट आर दोस नंबर्स। अगर मैं बताता हूँ एज ए SME, आपको 7 नंबर मैं आपको बताता हूँ जो आपको हर महीने सिर्फ मॉनिटर करने चाहिए, आप उन्हें देखो कि क्या चल रहा है। ओके। सबसे पहला होता है जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और ये कैसे होगा, मैं आपको सब चीज बताऊंगा जीपी का मतलब क्या है। एक होता है नेट प्रॉफिट, दूसरा होता है इन्वेंट्री, कि आपके पास कितने रुपए की इन्वेंट्री है, कितने। चौथा नंबर हो गया आपके पास डेटर्स कितने रुपए के, मतलब आपको कितने कस्टमर से पैसा लेना है। हाँ। 5वां नंबर हो गया आपका क्रेडिटर्स, कितने लोगों को आपको पैसा देना है। 6 नंबर हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल, कि आपका पैसा जब आप माल खरीदते हो वो कन्वर्ट होकर कितने दिन में आपके पास पैसा वापस आता है प्रॉफिट के साथ। ये 6 नंबर एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर और होता है आपका सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग, की हर बिजनेस को वर्टिकल वाइज देखें कि हर वर्टिकल में क्या प्रॉफिट आ रहा है। वेरी नाइस। ओके। अगर मैं आपके साथ एग्जांपल लूं इस कप का, लेट्स से ये कप आपने 40 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का बेच दिया, तो 60 रुपए का जो आया वो आपका जीपी प्रॉफिट हो गया। वो आपका जीपी आया। तो आपका जो पहला एरिया हो गया कि आपने जो माल खरीदा कितने रुपए का बेच दिया, मेटेरियल अपना मार्कअप लगाकर 60 रुपए का आपका जीपी हो गया। परसेंटेज में निकालेंगे तो 60% हो गया। अब इसको बेचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि बिक जाएगा, यू हैव एम्प्लॉइज, यू हैव सम मार्केटिंग, ऑफिस स्टाफ, बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं। उन सबको जब आप माइनस करके निकालेंगे तो लेट से पता लगा आपका नेट प्रॉफिट इसमें आया 20 रुपए, वो हो गया आपका एनपी। अब इस कप को आपने 40 रुपए का उधार खरीदा था, उसका इंटरेस्ट 40 रुपए का उधार जो खरीदा था, जो 40 रुपए आपको देने हैं वेंडर को, वो हो गए आपके क्रेडिटर्स। करेक्ट। और जो 100 रुपए कस्टमर को लेकर, वो जो कस्टमर ने आपसे खरीदा वो भी उसने आपसे उधार खरीद लिया, वो कह रहा है 90 डेज में पेमेंट दूंगा, तो वो कस्टमर हो गए आपके डेटर्स। राइट। और 5वां नंबर हो गया इन्वेंट्री की। लेट से आपने ये 10 लेकर आए थे, लेकिन बिके 2 हैं आपके, जो 8 आपके गोडाउन में पड़े हुए हैं, 8 इंटू 40 रुपए, वो हो गई आपकी इन्वेंट्री। अब इस पूरी साइकिल को कि आपने जब 40 रुपए दिए, इन्वेंट्री पड़ी रही, 100 रुपए रिटर्न होके आए, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। आपको मैंने फॉर्मूला नहीं बता रहा, आप गूगल करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल का, बहुत आसानी से आपको वो एक बेसिक सी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि हम लोग कैसे करते हैं। कि जैसे इसमें होता है कि आपके डेटर्स प्लस इन्वेंट्री माइनस आपके क्रेडिटर्स, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल कर आ जाती है। तो ये नंबर्स अगर आपने सिर्फ बेसिक नंबर अपने अकाउंटेंट को बोलो कि एक एक्सेल में डालकर हर महीने मुझे ये नंबर दिखाना शुरू कर दे, तो आप पाएंगे कि आपको हर महीने इतने इंसाइट
मिलेंगी कि आप उसके बेस पर अपने डिसीजंस ले पाएंगे कि अच्छा मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों बढ़ रही है। मेरे डेटर्स एवरेज 90 डेज रहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि ये 120 दिन हो गए। यू विल आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से मैंने कस्टमर ऐड किए या ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो मेरे कैश फ्लो को खराब करते हैं। या तो आप उनके साथ अपना मार्जिन बढ़ाओगे या आप उनके साथ काम करना बंद करोगे। ऐसा कौन सा क्रेडिटर है कि जो मुझसे एडवांस मांग लेता है, मुझे एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। लेट से आपको लगता है कि मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, लेकिन आपने ये कैलकुलेट किया है कि उस इंपोर्ट को करने के लिए जो आपको 60 डेज पहले या 90 डेज पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसकी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करी जाए और उस माल को आप डोमेस्टिकली खरीदे, हो सकता सेम ही हो जाए, हो सकता सेम हो, और मोस्ट ऑफ द केस में सेम आई है। और आपको क्या करना पड़ता है, जब बड़ा कंसाइनमेंट लेके आते हो तो आपकी बड़ी कैपिटल फंसती है और वो माल आपके गोडाउन में पड़ा रहता है। हो सकता है डोमेस्टिक जब आप खरीदोगे तो आप उतना मंगाओगे जितना आपको एक महीने में यूज होगा। एक्सेप्शन आर देयर, कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो नहीं होंगे, लेकिन ये आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे छोटा करूं कि जिससे मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। इसमें जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए है और उसको पेमेंट आती है 90 डेज के अंदर, ठीक है, या 60 डेज ले लेते हैं, तो एक साल के अंदर वो कितनी साइकिल, मतलब 1 लाख रुपए की घुमा पाएगा? वो 6। भाई आज 1 लाख रुपए है, उसने माल खरीदा, आगे बेच दिया, 60 डेज में उसके पास पैसे आए, तो जब 60 दिन बाद पैसे आएंगे तभी वो अगला माल ले पाएगा। हाँ, वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ और पैसा है ही नहीं। तो साल में उसने कितनी साइकिल 1-1 लाख रुपए की घुमाई? 6 साइकिल। अब वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल 60 दिन की जगह 30 दिन कर लूं मैं, तो वो कितनी साइकिल घुमा पाएगा? हाँ, वो 12 हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं उस वर्किंग कैपिटल साइकिल को घुमाने के लिए लेट से अभी वो 1 लाख रुपए पर 10,000 का प्रॉफिट कमाता है, और 30 दिन करने के बाद उसका जो प्रॉफिट रहता है वो सिर्फ 7,000 रह जाता है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि 10,000 इंटू 6 60,000 कमाए, 12 सत्ते 84,000 रुपए कमाए। एसएमई को ये बात नहीं समझ में आती कि अगर मैं महंगा माल खरीद के भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। यही हम लोग करते हैं और यही सिखाते हैं। वेरी नाइस। बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट कि आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को आपने कितनी बार रोटेट कर लिया साल के अंदर एक ही कैपिटल को, वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देगी। और सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 1 लाख वाली 6 घूमी तो 60,000 कमाए, 60,000 के साथ प्रॉफिट के साथ मैंने अपना, ठीक है, मैंने महंगा माल खरीद लिया, मैंने इंपोर्ट नहीं किया, मैंने डेटर्स को भी डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद जब मैंने किया तो मैंने 12 साइकिल घुमा ली और 7,000 का प्रॉफिट, 12 सत्ते 84, मैंने 24,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। और मेरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? मेरा फोकस टॉप लाइन पे नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस होना चाहिए मैं अपने घर में कितना पैसा लेके गया, मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ प्रॉफिट को, नॉट द सेल। सेल तो मिथ है भाई, बहुत कंपनियों में सेल आता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने जब प्रॉफिट पे फोकस किया, 60 को आपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पे कम कर लिया, लेकिन ओवरऑल साल में अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टोटली एग्री। एक और इसमें एसोसिएटेड पॉइंट है सजल जी, जैसे हम जो वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो हम ये भी चेक करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो रिटर्न है या क्रेडिट जो डेटर्स हैं वो समय पैसा नहीं दे रहे, मान लीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो जाए। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 2 साइकिल की वर्किंग कैपिटल, 3 साइकिल वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल है कि कितना होना चाहिए मिनिमम? आपका क्वेश्चन को मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल होनी ही नहीं चाहिए। ओके, बिजनेस ऐसा होना चाहिए वर्किंग कैपिटल, हम वर्किंग कैपिटल इसलिए लेते हैं एसएमईज क्योंकि उनको इसके अराउंड साइंस ही नहीं पता। अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को उन्होंने इस माइंडसेट के साथ इसको कभी सोचा ही नहीं होगा। और मैं आपको अगर जो बड़े दिग्गज है अपने बिजनेस की, अगर मैं अडानी की बात करूं, अडानी एंटरप्राइज, उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल -180 डेज की है। आप सोचो कि 6 महीने का पैसा उनके पास लोगों का रहता है
और हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल एसएमईज की प्लस 180 डेज की होती है कि मैं बैंक से लोन लेके मैंने आगे पैसा बांट रखा है। तो अगर आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव नहीं है या बहुत छोटी नहीं है, आप ग्रो कर ही नहीं सकते। आप एक समय के बाद स्टैग्नेंट हो जाएंगे, या आप अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी सब कुछ, क्योंकि वो भी एक लिमिट में होती है, आप एक कहते हैं रॉकेट ग्रोथ नहीं ले सकते। रिलायंस की मुझे लास्ट ईयर 2024 की याद है 3 डेज की थी वर्किंग कैपिटल साइकिल। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ डिफरेंस कितना है, ये माइंडसेट का गेम है। उनको इस साइंस का पता है और हमको इस साइंस का नहीं पता है। बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल लोन नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से क्योंकि मुझे उसके बैकग्राउंड नहीं पता, मेरा माइंडसेट ऐसा है बिना वर्किंग कैपिटल के कंपनी नहीं चलती है। लोन हो, आप टर्म लोन लो एक्सपेंशन के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इज समथिंग एल्स। नहीं मतलब बिल्कुल जितना नहीं होनी चाहिए, मिनिमम हो जाए या नहीं हो। मैं तो नेगेटिव की बात, मैं तो कभी कहता ही नहीं वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो उसके आप ऊपर जीरो, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव होनी चाहिए, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल लोन ही नहीं होगा, आपके पास हमेशा एडवांस होगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए आपकी। नेगेटिव का मतलब वेंडर का पैसा आपके पास, किसी ने पैसा दे दिया हो आपको, तो वो मैंने चाहे डेटर से एडवांस लेके आया हूँ, चाहे वेंडर्स को मैं, आप सोचो ना वर्किंग कैपिटल नेगेटिव कैसे हो जाएगी। आपका कस्टमर आपको एडवांस दे देता है और अपने वेंडर्स को 45 दिन में देते हो। इन्वेंटरी आपकी JIT सिस्टम पे आती है, जस्ट इन टाइम, या मान लो 10 दिन की है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल -35 डेज की हो गई। मतलब 1 महीने का पैसा हमेशा आपके पास पड़ा हुआ है। आप कितना भी ग्रो कर लो, कभी कोई चैलेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको कैपिटल का तो इशू ही नहीं आएगा। वेरी नाइस। एक टर्म लोन है, आप जब एक्सपेंशन करोगे तो उसके बाद ये कि आपको नई फैक्ट्री खोलनी है, भाई तो उसमें ये भी बोलता हूँ आपको फैक्ट्री खोलने की जरूरत ही नहीं है, आउटसोर्स करो। आप आउटसोर्स कर दो, क्योंकि दे आर मल्टीपल वेंडर्स जो फैक्ट्री लेके बैठे हुए हैं और नहीं रन कर पा रहे हैं, या जो भी कारण है उनके उनके इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स है, आप उनके साथ एक्सक्लूसिव टाई अप कर सकते हो। एप्पल आज की डेट में एक भी फैक्ट्री ओन नहीं करता है, दे डू ओनली R&D एंड मार्केटिंग। एप्पल एक्चुअली एक R&D और मार्केटिंग कंपनी है, उनके पास एक भी अपना प्रोडक्शन का प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है? नाइकी, एडिडास, एक भी प्रोडक्शन का प्लांट नहीं है, दे ऑल आर वर्ल्ड लीडर्स। बस ये क्या है कि हम इंडिया में इन साइंसेस का हमें पता नहीं है, इस थॉट प्रोसेस से हम सोचते नहीं। जिन्होंने सोच लिया उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अच्छा, हमारे बिल्कुल आई टोटली एग्री, कहीं ना कहीं ये भी एक माइंडसेट है हमारे इंडिया में, खासकर एसेट बिल्डिंग का, है ना। तो मतलब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो यू फील प्राइड, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज आल्सो योर सजेशन। एक समय के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, आप सोचो ना कि अगर आप में जज्बा है और आप बिजनेस को 100x या 1000x करने का पोटेंशियल रखते हैं, आप कितनी एसेट बिल्ड करोगे, और एसेट को बिल्ड करने के लिए कैपेक्स कहां से लाओ, और कैसे उसको मैनेज करोगे, और उसके साथ जो ऑपरेशनल चैलेंजेस आएंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी, वो अलग आएगी। आपको टीम तो लगेगी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आपने पूरी फैक्ट्री आउटसोर्स कर दी, तो आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो, बाकी लेबर के चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस, वो सब खत्म हो गए, वो सब आपके खत्म हो गए, और कंपनियां कर रही हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस। और कोई कॉमन मिथ जो आपको लगता है MSME एज ए सेगमेंट में? सबसे दूसरा मुझे मिथ क्या लगता है कि SME बिजनेस ओनर जो सोचता है, मैंने जब रिपोर्टिंग करते हैं, वो पूरी कंपनी को एक बिजनेस मान के चलता है। राइट। वन बिजनेस से मतलब क्या हो गया? बिजनेस को हमेशा सेगमेंट में तोड़ के चले, जैसे कि वो आपका यूनिट वाइज भी हो सकता है, वो आपका लोकेशन वाइज हो सकता है, वो आपका कस्टमर टाइप वाइज भी हो सकता है, या कोई और सेगमेंट वाइज भी हो सकता है। मतलब आई कैन गिव आवर एग्जांपल आल्सो। जैसे हमारे यहाँ पे 4 वर्टिकल्स हैं, सो वी हैव अ P&L फॉर ईच वर्टिकल सेपरेटली। यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि हर वर्टिकल का P&L अलग होना चाहिए। आप कंबाइन करके एक P&L पर डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे किस पर फोकस करूं, किस पर ना करूं। मतलब ये तो ऐसा ही हो गया, क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे बहुत शैतान हैं, प्रिंसिपल आती है 20 के 20 को डांट के चली जाती है, तो ऐसा बात नहीं बनेगी। तो आपने पूरे बिजनेस को बोल दिया खराब है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वर्टिकल वाइज आप बनाइए, और उसमें देखिए कि कहां पर
कहाँ पर मेरे इनएफिशिएंसीज हैं, कहाँ पर मेरी मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं, कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अभी मैं आपको एक जस्ट अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। हम लोग लखनऊ में एक काम कर रहे थे एक बेकरी के लिए। उनके 9 उनके आउटलेट थे। वो एक ही P&L बना के चेक करते थे, यार सजल भाई वो सारी प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। हमने क्या किया, पूरे 9 के 9 आउटलेट को एक अलग बिजनेस यूनिट दे दिया। फिर जब 3-4 महीने काम किया, हमने उनको कुछ टारगेट दिए, कुछ काम किया कि सर ये आउटलेट आपके प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया, हमने 2 आउटलेट बंद किए और उन 2 आउटलेट्स को बंद करने के बाद मेरा प्रॉफिट 2.5 से 3 लाख रुपए बढ़ गया। क्योंकि मेरा फोकस, वो बार-बार क्या क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सपेंसेस आपने कम कर दिए। एक्सपेंसेस कम नहीं, थॉट प्रोसेस क्या था कि समय सेल्स कम हो जाएगी। मैंने भाई तुम्हें सेल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बोला सा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे प्रॉफिट पे फोकस करो ना। सही बात है। तो जैसे ही प्रॉफिट पे फोकस किया, ठीक है मेरी 10 लाख की सेल्स कम हो गई, 15 लाख की सेल कम हो गई, लेकिन मेरा 2.5 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने कहा ये जो एनर्जी आपकी उन 2 आउटलेट्स पे लग रही थी, अब इसको आप इन आउटलेट्स पर सेल बढ़ाने पे लगाओ। अब 3 महीने पाओगे, सेल्स को आप इन आउटलेट से और बेटर कर लो। वेरी नाइस सजल जी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने आज शेयर की। आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू वन पेपर लास्टली, तो उसमें यह है कि 60% ऑफ MSMEs इन इंडिया दे आर स्ट्रगलिंग विद द कैश फ्लो। 60% इज ह्यूज। और जनरली मैं देखता हूँ कि ये एक चैलेंज इन ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस है। आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम जीरो की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल करें, आई थिंक दैट शुड बी टारगेट फॉर द MSMEs और सच बिजनेसेस। हर क्वार्टर का टारगेट बनाइए। लेट्स से आपकी आज की डेट पे वर्किंग कैपिटल साइकिल 120 डेज की है, नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे 100 डेज लाना है, उससे अगले क्वार्टर में इसको मैं 90 डेज लेके आऊंगा। एक साल में अगर आपने 45 दिन भी कम कर लिया, आप सोच सकते हो आपकी कितनी कैपिटल फ्री हो गई। या तो उस कैपिटल को आप अपने घर ले जाइए, एंजॉय दिस, और ग्रोथ में लगा दीजिए, या ग्रोथ में लगा दीजिए। ये आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि मेरा बिजनेस स्टेबल है, मुझे ज्यादा नहीं करना कुछ भी, उसको आप विड्रॉ करके एंजॉय कीजिए, ट्रैवल कीजिए, पर्सनल एसेट परचेज कीजिए। नहीं तो आप उसको ग्रोथ में यूज कर सकते हो। इसका मतलब अपनी वर्किंग, आपको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक और पर्सपेक्टिव बात करते हैं। मान लीजिए कि MSMEs हैं, कुछ उनको नया बिजनेस सेटअप करना है, या लेटेस्ट से कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, उसको रिप्लेस करना है। फॉर दिस दे नीड मे बी एडिशनल कैश फ्लो, या उनको एक फंड चाहिए या क्रेडिट लाइन चाहिए मान लीजिए, है ना। तो हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। ज्यादातर केसेस में फाइनेंसिंग भी एक चैलेंज है हमारे यहाँ इंडिया में। लोगों को या बिजनेस ओनर्स को ये तो पता है कि बैंक्स हैं, सब कुछ हैं, बट फिर भी फाइनेंसिंग चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप वो बैंक के पास जाते हैं तो मतलब उनको वो नहीं मिलता है। तो मतलब क्रेडिट लाइन स्टैब्लिश करने के लिए यू हैव एनी सजेशन? देखिए जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अभी 2-3 ऑप्शन में देता हूँ। एक फंडिंग है लोकल, जो ऑलमोस्ट सभी SME समझते हैं, बैंक के पास जाना। कुछ एक प्राइवेट फंडर्स हैं जिनको हम NBFCs बोलते हैं, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आपको उनके पास जाकर 18% 22% का लोन लेना चाहिए। ह्यूज इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके ह्यूज इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली ह्यूज इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 18% का लोन लेके सर्वाइवल नहीं है। क्योंकि SMEs में 20% के प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ही लेस देन 10% के। बिल्कुल, क्योंकि एक तो इंटरनल इनएफिशिएंसीज है, मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया है, पता नहीं है कि किस चीज को देख के, मतलब क्या कैसे मैं अपने जीपी को पहले फोकस करूं कि अपने प्रॉफिट को मैं बढ़ाऊं। तो हर आदमी कंपटीशन में बस मेरा टॉप लाइन बढ़ जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है। तो आप 18% का लोन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तीसरे कुछ ऑप्शन हैं, अगर आप फॉरेन फंडिंग पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ECBs। आप अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नया प्लान डाल रहे हैं, तो आप ECBs भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे HSBC, इस तरह के कुछ बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक, जो इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और वो लोन्स आपको काफी सब्सिडाइज रेट पर मिल जाते हैं। मान लेट्स से 4 से 6% की रेंज में आपको ये लोन्स अवेलेबल होते हैं। तीसरा, और आज की डेट में जो कि बहुत फेमस हो रहा है, आप यू कैन डाइल्यूट योर इक्विटी। कि लेट्स से जैसे आप देखते हैं आजकल SMEs के IPOs आ रहे हैं, कि आपको लगता है कि यार मुझे अपना पैसा नहीं लगाना, आई डोंट वांट टू रिस्क माय एसेट्स कि मैं लोन लूं, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि बिजनेस
इसमें ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो द ऑप्शंस आर कि आप एसएमईज आईपीओ में जा सकते हैं, यू कैन रेज फंड फ्रॉम देयर, इक्विटी डाइल्यूट करना हालांकि बहुत कॉस्टली। यू सजेस्ट फॉर एसएमईज आईपीओ? ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो जिंदगी से। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ही 100 टाइम्स बिजनेस करना है, तो आप एसएमईज आईपीओ जाना। और ये बड़ा फैसिनेटिंग भी है कि मेरे शेयर्स लिस्टेड हैं। आजकल लोग बिना रीजन के भी एसएमई आईपीओ में जा रहे हैं क्योंकि मेरी बराबर वाली फैक्ट्री चली गई। एक्चुअली आज की डेट में ये हो रहा है। आप पड़ोसी गया तो मैं क्यों ना जाऊं। हाँ, वो हो गया, क्योंकि जब आप एसएमई में चले जाते हो तो आपकी कंपनी की एक वैल्यू निकल कर आती है, क्योंकि जब तक आप एसएमई लिस्टेड नहीं है तो आपको पता ही नहीं है। लिस्टेड नहीं है तो नहीं, आपको बस ये पता है कि मैं क्या कमाता हूँ। लेकिन जैसे ही आप इस जर्नी में चले जाते हैं तो यू हैव अ वैल्यू ऑफ योर कंपनी जो उससे पहले आपको कभी नहीं पता थी। बट उससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपको शेयर होल्डर्स को आंसरेबल हो जाते हैं। एंड जितना फ्रीली आप आज काम कर पा रहे हैं, इतना आप जैसे पैसा विड्रॉ कर लेते हैं अपनी पर्सनल नीड के लिए, वट एवर रीजन इज, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी वहां पर लिमिट लग जाती है। यू आर बाउंड टू रिस्पॉन्ड, मतलब किसी ना किसी एक्ट के अंडर आप आ जाते हैं। एक और चीज है सजल जी, जैसे मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी इस तरह की सबवेंशन स्कीम है या डिस्काउंटिंग स्कीम्स हैं फॉर एमएसएमईज। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स के लिए प्रायोरिटी लेंडिंग का मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद एमएसएमईज नहीं ज़्यादा फायदा उठा पाती हैं बिकॉज उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। यही एक चैलेंज है, या एक्चुअली लेंडिंग की तरफ से सिर्फ ये स्कीम्स बनी हैं, एक्चुअल लेंडिंग नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को इंफॉर्मेशन है, ये इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बैंक्स का भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सरकार क्या फोकस करती है कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग आपको मिल जाए, आप अपने बिजनेस को चला सकें। बट लेकिन होता क्या है, बैंक जिसको साइन करना है दे आर स्केयर्ड ऑफ कि यार ऐसा ना हो कि अनसिक्योर्ड है, आगे क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। तो कई बार बैंकर भी उसको स्प्रेड नहीं करते हैं कि किस तरह की स्कीम आई हुई है, आप वहां पर अवेल कर सकते हो। कोई बहुत ही, क्योंकि आप ये समझो ना, एसएमई बिजनेस ओनर अपने ही स्ट्रगल्स में लगा हुआ है, उसे कहीं से अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए एंड ऑफ द डे इन स्कीम्स का बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले पाता जो एक्चुअली यूजर है, जिसको एक्चुअल में नीड है। ये सबसे बड़ा कारण है, ये चैलेंजेस हैं। और मतलब जब आप बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं समटाइम्स मुझे लगता है कि एमएसएमईज में देयर इज आल्सो अ डेटा अवेलेबल कि कितने एमएसएमईज ने डिफॉल्ट किया, मान लीजिए। तो जब भी लेंडिंग का इशू होता है तो एक तो आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर, ये भी चैलेंज आता है। बट जीएसटी रेगुलेशंस के आने के बाद में मतलब डू वी सी द पॉजिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ कि जीएसटी आपने समय भरी है, उसका क्या लेवल है? डज इट हेल्प इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग मैकेनिज्म? लैंडिंग में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो गई है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा तो नहीं लगता लैंडिंग में इसका कोई सपोर्ट कोई ऐसा कोई कि आपका जीएसटी में आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, वो तो पहले भी थी। जब हमारे पास वैट हुआ करता था तब भी ऑनलाइन ही हम फाइल करते थे, ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी। इसका मुझे कोई ऐसा, लेकिन हाँ फायदा क्या होता है कि आपका लेट से 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो योर ई वे बिल एवरीथिंग इज रिपोर्टेड। आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। आपका जो टर्नओवर आ रहा है वो आपका जेन्युइन एक्चुअल टर्नओवर है। तो वहां पर बैंकर कोई कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी फिगर्स आई है वो वैलिडेटेड है डिपार्टमेंट से, द असेसी हैज पेड टैक्सेस ऑन दोज अमाउंट। मतलब क्वेश्चन मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। मान लीजिए सिबिल स्कोर आपका खराब था पहले बिकॉज यू डिफॉल्टेड, राइट। फिर आपने बिजनेस को सही तरीके से समझा और फिर प्रॉपर सब चीजें सही चल रही हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है। डू यू थिंक कि सिबिल स्कोर विल इम्पैक्ट द लेंडिंग इवन इफ यू आर डूइंग द गुड बिजनेस नाउ? सिबिल स्कोर इम्पैक्ट द लेंडिंग? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि इनके बेटर कंप्लाइंट होने से क्या सिविल स्कोर बेहतर होता है? हम एक ये हो सकता है, मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक अलग तरीके से सिविल स्कोर का इम्पैक्ट सिर्फ इस बात से कि आपने कितने लोन लिए, उनका आपका पेमेंट का शेड्यूल कैसा रहा, हैव यू पेड द लोन्स ऑन टाइम,
उसी हाँ, के तो basis मतलब पर यही है कि जो बैंकिंग का जो मॉडल मॉडल है है, असेसमेंट का वर्सेस जो आप कितने कंप्लाइंट हाँ हो। रेवेन्यू असेसमेंट के लिए जो मॉडल है हाँ, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं, वो आपको नहीं है। एज करता है। आप अच्छे अच्छे कंप्लाइंट हैं तो बैंक को कॉन्फिडेंस आता है, वो आप मतलब यू गेट द पॉजिटिव नोट्स। बट लेकिन जो लैंडिंग का मैकेनिज्म है वो सिविल और आपके पेमेंट आप कैसे करते हो उसी पे ही डिपेंड करता है। ओके, उसी पे मतलब depend- उसमें कोई उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कि आपने सारी जीएसटी टाइम पे किया है, आपने सारी कंप्लाइंस टाइम पे की है, उसका आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। वेरी नाइस। ओके सजल जी, एक और जैसे हम लोग लेंडिंग की बात करें तो जैसे डिजिटल लेंडिंग बहुत कॉमन होती जा रही है ना। बहुत सारे एमएसएमईज प्लेटफॉर्म बन गए हैं। आपको छोटी एमएसएमईज भी हैं, मतलब हम लोग फिर भी आप शायद बहुत छोटी एमएसएमईज को नहीं डील करते होंगे, बट बहुत छोटी स्कीम एमएसएमईज में क्या है कि 50,000 रुपए भी पर मंथ की जरूरत है, मान लीजिए, या 1 लाख रुपए के एमएसएमई, तो उस तरह के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं, लेंडर्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड कि बाई 2030 ये जो डिजिटल लेंडिंग मार्केट होगा लगभग $1.3 ट्रिलियन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्कोप बहुत होगा, है ना। तो मतलब डू यू फील कि ये डिजिटल ग्रो कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा फायदा लोगों को क्या मिल रहा है कि लेट्स से डिस्काउंटिंग। आपका एक बिल है जो कस्टमर आपको 90 डेज में पेमेंट करेगा। अभी बैंक के पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी, या तो आपको अपनी गारंटी रखनी पड़ती थी कि वो आपको ये डिस्काउंट कर सके। डिस्काउंट का मतलब हो गया कि मैं आपका 90 डेज बाद पेमेंट आएगी, आज मैं आपको आज पेमेंट कर देता हूँ, आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 months, बट यू गेट द मनी टुडे, जो आपकी वर्किंग कैपिटल में आपको सपोर्ट कर देता है। इस तरह का बैंकिंग के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। अगर है भी, दे वांट सिक्योरिटीज, गारंटी, एफडीज अगेंस्ट दिस, तो अगेन वो कैश फ्लो का चैलेंज आता है। तो इस तरह के जो डिजिटल सिस्टम्स आए हैं उन्होंने जो कुछ एआई ट्रैकिंग सिस्टम, जो अपना सिस्टम लगाए, आपका पूरा पुराना ट्रैक देखते हैं वो लोग कि इस पार्टी से पेमेंट रेगुलरली आपके पास आ रही है, उसके बेसिस पे वो आपको फंडिंग कर देते हैं। और इट इज हेल्पिंग ए लॉट द एसएमईज कि उनको वो पेमेंट टाइम पर मिल जाती है एंड दे कैन यूज फॉर फर्दर एक्सपेंशन और फॉर फर्दर सेल्स। तो वो मतलब ये फायदा हो रहा है। प्राइमरली डिजिटल लेंडिंग में कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग ज्यादा है, उनको पता है हाँ कैश फ्लो पॉजिटिव है, आपका तो जो आपकी जैसे जितने भी रिटेल स्टोर है, ईएलडी मशीन होती है स्वैपिंग, वो स्वैपिंग की ट्रांजेक्शन को देखकर आपको एक ओडी लिमिट दे देंगे, डिपेंडिंग आफ्टर सीइंग योर ट्रैक कि आपका ट्रैक कैसा रहा है। अच्छा, आपके हर महीने 50 लाख रुपए का स्वैप होता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टेन अमाउंट का ओडी मिल जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल लैंडिंग इज ऑल फंडिंग। अभी ये स्टार्टअप ही काम कर रहे हैं, बट लेकिन अगेन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है काफी हाई है, जो जिसकी बात हमने पीछे भी की, एनबीएफसीज ही जुड़ी हुई हैं। तो बी कॉन्शियस। टिपिकली दे आर एनबीएफसीज और टिपिकली एनबीएफसी, आरबीआई गवर्नड। हाँ, आरबीआई गवर्नड एनबीएफसी। आपने जैसे शुरुआत में बताया सर जी कि यू आल्सो रन अ सीएफओ, वर्चुअल सीएफओ मॉडल। हाउ डज इट वर्क फॉर एमएसएमईज? ओके, सीएफओ क्या है? सीएफओ ना आपके, जैसे मैं बोलता हूँ कि वी आर द फाइनेंशियल मिरर ऑफ एसएमईज, कि हम आपको आईना दिखाते हैं। जो सीएफओ क्या काम करता है, वो आपको आईना दिखाता है कि आपकी सच्चाई दिखाता है आपके बिजनेस की। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने, ऑडियंस पे कमेंट भी कर सकते हैं कि पिछले महीने आपको क्या पता है कि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना था, 95% एसएमईज को नहीं पता होगा कि पिछले महीने मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अगले महीने में क्या कमाऊंगा, क्या आपका क्या टारगेट होगा? उसका एक रीजन भी मैं बताता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो साइकिल है वो उसमें चलती रहती है। वो पैसा जो है वो लेट्स से 3 महीने पहले का आ रहा है, तो उसको वो कैलकुलेशन का तरीका उसको अंदाजा ही नहीं है। उसको लगता है या तो वो मतलब ईयर बेसिस पे करे या क्वार्टर बेसिस पे करे। बट आई टोटली एग्री, मतलब है क्या ये भी क्या है, इसको मैं बोलता हूँ हमारे पास, जैसे आपने जो मुझे कहानी सुनाई, तो ये भी सर मेरा माय बिजनेस इज डिफरेंट। ये बहुत कॉमन लाइन है सर, माय बिजनेस इज डिफरेंट। तो आप कैसे करोगे? मुझे तो इन हाउस आदमी ही लगे। मेरे लिए हर बिजनेस में एक बिजनेस है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन से एक फॉर्मूला है जिसको आपको नंबर लेके आना है। वेरी नाइस, सही बात है। सो व्हाट वी डू, वी हेल्प देम कि भाई आप सबसे पहले आपके पास, अगर मैं बहुत और चला नंबर से अलग हो जाऊं, फाइनेंशियल कंट्रोल, कि आपका हर महीने ना मंथ क्लोज होना चाहिए। ये एक ना पहला स्टेप है
अपनी आगे की जर्नी को देखने के लिए। नाइस। जब तक आप अपना मंथ क्लोज नहीं करते, मंथ क्लोज से मतलब कि लेट से आज जुलाई चल रहा है, 10 अगस्त तक आपके बुक्स के अंदर जुलाई मंथ की सारी ट्रांजैक्शन क्लोज हो जानी चाहिए। होता क्या है, अगर मैं मैक्सिमम बिजनेस में आज भी अप्रैल के मंथ में एंट्रियां हो रही होंगी, अप्रैल मंथ में भी एंट्रीज हो रही होंगी, अकाउंटेंट्स भी अवेयर नहीं है। अवेयर क्यों नहीं बोलो, कोई बताने वाला भी नहीं है कि एक्चुअली करना क्या है। अगर जब तक आपका मंथ क्लोज नहीं होता, आप सही नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते अपने बिजनेस का कि मेरे बिजनेस की स्थिति क्या है। क्योंकि जब आप मंथ क्लोज करते हो तो आप एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाते हो कि किस किस से क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी है, उन सबसे वो इंफॉर्मेशन आ गई या नहीं आई। बेसिक सा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली मंथ एंड के बाद बिल बनता है, और आपको ये चेकलिस्ट में ही नहीं है। जब आप लेट्स से आप 30 तारीख को अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल बुक नहीं हुआ, तो आप उसका प्रोविजन लेके बुक करेंगे, फिर उसकी अगले महीने पेमेंट करेंगे, जिससे कि उस महीने की किताबें क्लोज हो। और जब आपने लेट्स से MIS बनाई, उसमें बिल होगा नहीं और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको कहेगा मेरा तो बिजनेस ठीक चल रहा है, लेकिन स्ट्रगल क्या चल रहा है, बैंक में पैसे ही नहीं है। तो मंथ क्लोज इज द फर्स्ट मैं स्टेप में लेके जाता। फिर मैं बोलता हूँ कि उस मंथ क्लोज के बेस पर ड्रॉ सम नंबर्स, जो मैंने अभी 7 नंबर्स की बात की आपके साथ, GP, NP, इन्वेंट्री। और एक बार जब आपके नंबर्स आने शुरू हो जाए, सेट टारगेट कि अगले क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, पूरे साल आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा ही जब आप टारगेट बन जाए, टारगेट या जिसको हम बजटिंग बोलते हैं कि आपके नंबर्स का आपको क्या NP चाहिए, कितने % GP चाहिए आपको पूरे साल में, या हर महीने आपको क्या सेल्स चाहिए। जब तक आपके पास वो नंबर नहीं होगा, अब लेट्स से आप आज 1 करोड़ की सेल करते हैं महीने की, अगले महीने 1 करोड़ 20 लाख हो जाए या 80 लाख हो जाए, मुझे कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर लेकिन उसके साथ अगर 1.5 करोड़ का नंबर रखा हुआ है, तो आई हैव प्रेशर किया मैंने से क्या गलती करी कि मैं इस 1.5 करोड़ को अचीव नहीं कर पाया। तो बजटिंग बहुत जरूरी है। मतलब वो मैं बहुत कॉमनली एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा है आप फुटबॉल खेल रहे हैं बिना गोल पोस्ट के, कहीं भी मार दो गोल ही गोल है, या तो कुछ है उसका, इट इज मीनिंगलेस। मतलब क्या हुआ कि वो ये कहते हैं ना कि डायरेक्शनलेस बिजनेस हो गया कि बिजनेस में जो रहा है भगवान की आपके ऊपर कृपा है, भगवान आपको हर महीने 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, पर लेकिन आप उम्मीद नहीं कर रहे क्योंकि आपने कोई नंबर ही नहीं मांगा। तो टारगेट वर्सेस एक्चुअल बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए। ये 3 कोर चीजें होती है। फिर इसके अराउंड फिर बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं कि कैसे बिजनेस को शिफ्ट करना, डायरेक्शन देनी है, टीम कैसे ऑटोमेट तरीके से काम करेगी कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना, हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना टीम अपना काम सारा टाइम पर करे। तो वो प्रोसेसेस की बात हो जाती है, सिस्टम बिल्ड करने की बात हो जाती है। ये पूरी डायरेक्शन हम लोग, आपका ग्रोथ क्या चाहते हो आप, उसके लिए आज कितनी फंडिंग चाहिए। लेट्स से आपके पास लोन चल रहे हैं, अगले साल आपने बोला कि मुझे ना सर 2x टर्नओवर चाहिए, लेकिन कभी आपने सोचा 2x का टर्नओवर करने के लिए मुझे कितना लोन चाहिए होगा, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, कितने रिसोर्स चाहिए होंगे। वो तो आपने कुछ प्लान किया नहीं, बस एक नंबर रख दिया, वो नंबर अचीव होगा ही नहीं कभी, क्योंकि यू डोंट हैव द बैक कैलकुलेशन। आप उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन प्लान करना पड़ेगा। आप किसी भी, जैसे मैंने होंडा में काम किया हुआ है, मेरे उस ड्यूरेशन में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई। हम देखते थे कि एक गाड़ी में 1800 पार्ट, 1700, 1500 पार्ट्स लगते थे। सेल्स टीम पूरा प्लान बनाती थी हम हर महीने कितनी गाड़ियां बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग उसका प्रोडक्शन का प्लान बनाती थी। परचेज डिपार्टमेंट जितने भी OEM थे उनके साथ अलाइनमेंट करते थे कि आपकी क्या बैंडविड्थ इतनी है कि हमारे इस मॉडल में हमें इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप 1700 वेंडर्स को अलाइनमेंट की जा रही है। बिल्कुल, तब वो नंबर अचीव होता है। हम क्या कर रहे हैं, अगले साल मैं टर्नओवर ना 3 गुना कर लूंगा। ऐसे करने से नंबर कभी नहीं होता, और हुआ भी नहीं, किसी का होता भी नहीं है। हाँ, मतलब दैट इज अ फॉल। मतलब आई थिंक ये एक बस आपने एक बोलते ना कि गट से बोल दिया कि हाँ ये कर लूंगा मैं। बजट बनाना है, कम से कम मैं बोलता हूँ साल के स्टार्ट में आपको 1 वीक कमरा बंद करके टीम के साथ डीपली बैठना पड़ेगा कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, और हर नंबर के साथ आपकी चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हर हेड पे आपको समय लगाकर निकालना पड़ेगा कि इस पर मेरे क्या एफर्ट्स लगेंगे,
ये नंबर क्या होगा, इसको अचीव करने के लिए कितने रिसोर्सेज, कितनी बैंडविड्थ, कितनी कैपिटल, ये पूरा इवैल्यूएशन आपको करना चाहिए। ये सब काम हम लोग करते हैं। वेरी नाइस। अब मतलब आप इतना काम कर रहे हैं सजल जी, मुझे लगता है कि टेल अस वन ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी। आपको लगता है कि उसने बिल्कुल चमत्कार से कर दिया, ऐसा कोई एग्जांपल? बहुत सारी स्टोरी आपने एकदम रैंडम पूछे मुझे, गिव मी फ्यू सेकंड में। मैं बहुत बढ़िया आपको ना एक फूड इंडस्ट्री का एग्जांपल प्लीज। मेरे पास एक क्लाइंट आए और नोएडा के थे, और उनका नोएडा में और मुंबई में 2 जगह उनका, मैं नाम इसलिए ले रहा क्योंकि मैंने उनके साथ हाँ मैं नाम, क्योंकि आई डोंट हैव अप्रूवल फ्रॉम हिम। वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि सर मेरी जब भी हम उनका P&L बन रहा था तो वो बनता था कि उनकी फूड कॉस्ट वो आती थी करीबन 67%, 68%, और जब भी रिपोर्टिंग वो देखते थे तो वो कहते हैं मेरी ना फूड कॉस्ट 50% ही आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन उनकी टीम में कोई भी इस बात का आंसर देने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने हमारे साथ एसोसिएट किया कि सजल जी आप देखो आप क्या कर सकते हो उसमें। तो सबसे पहले क्या किया हमने, वो क्या करते थे, उनकी कैटरिंग चलती थी बड़ी कंपनीज में, जैसे जहाँ पे 5000 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होते हैं, वहाँ पे इन हाउस कैंटीन होती है, और वो कैंटीन इस तरह के वेंडर्स रन करते हैं। तो इस तरह से उनका कुछ ऐसे कैंटीन भी चलती थी, और कुछ कंपनीज में इनका एक सेंट्रलाइज गोडाउन था, यहाँ से माल बन के भी जाता था। ठीक बात है। तो जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू करी, 3 महीने में आइडेंटिफाई हुआ, हमने उसको पूरा, सबसे पहले तो हर यूनिट को जहां पे भी किचन चल रही है वो मेरे लिए एक प्रॉफिट सेंटर हो गया, कि जो पूरी सेल पहले एक P&L बनता था हमने भी सेग्रीगेट कर दिया, और उनकी करीबन 28 लोकेशन थी, 28 P&L अकाउंट बनाए। वाह, ओके। जब 28 P&L अकाउंट बने, खर्चे कैसे होते थे, मान लीजिए परचेज होती थी, परचेज में बहुत सारे सब हेड होते हैं, आप बेकरी आइटम परचेज कर रहे हो, ग्रोसरी, पेरिशेबल आइटम, नॉन वेज, परचेज को हमने सेग्रीगेट किया कि इन सब सेगमेंट में निकल के आया जो वेजिटेबल है जो आइडियली 4% होनी चाहिए वो निकल के आई 11%। ये इंसाइट कभी आ ही नहीं सकती थी जब तक आप इतना डीप डाइव करके नंबर्स को इतना ओपन नहीं करोगे और उसको इस लेवल पे स्प्रेड नहीं करोगे। और ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए हमें पूरी जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसको भी चेंज करना पड़ा। ये नंबर निकलेगा कैसे अगर आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। वी सेग्रीगेटेड, तो पता लगा कि जो वेंडर था वो गड़बड़ था, माल चालान पर आता था, ईयर एंड पे जब बिल बनता था वो चेंज हो जाता था। ओह माय गॉड। तो हमने वेंडर नेगोशिएट किया, चेंज किया, वी सेव 7 से 8 लाख रुपए महीने की सेविंग सिर्फ हम लोग इस एक कंपोनेंट से बचा पाए, 8 से 9 लाख रुपए की सेविंग। वाह। फिर निकल के आया ये एक सेविंग हुई। तो रिपोर्टिंग करते रहे, दूसरा इंसाइट आया निकलकर, जहां पर किचन चल रही है, मतलब जहां पे माल वहां पर ही बन रहा है तो आउटसोर्स ही, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है और मोटा वहां पर हम 52-53% की कॉस्टिंग पर पहुंच गए। लेकिन जिन भी आउटलेट्स पर माल यहां से बनकर जा रहा था वहां जो सेंट्रल किचन से बन के जा रहा था वहां कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। जब उसमें डीप डाइव किया तो नहीं समझ में आ रहा था कि कोई यार लीकेज भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो निकल के आया कि क्योंकि जब किचन वहां चलती है माल उतना बनाते हैं जितना लोग आए हैं, या अगर लोग ज्यादा आ गए तो उतना और बन जाता है। जब यहाँ से माल बन के जाता है तो 100 लोगों का खाना जाना है, खाना जाता था 125 लोगों का, 150 लोगों का बफर लेने की भैया बड़ी कंपनी है, कम नहीं रहना चाहिए। और ऐसी करीबन उनके पास जो 22 लोकेशन थी, 22 में से 14 लोकेशन इस टाइप की थी। हमने वो 14 की 14 लोकेशन बंद कर दी कि हमें नहीं चलानी। हमने सेंट्रल किचन को बंद ही कर दिया और सिर्फ बंद करने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 17-18 लाख रुपए शुरू हुई। वाह। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके बिजनेस में हुई। उन्होंने बोला कि, और एक बड़ा डिसीजन भी हुआ कि आज के बाद हम सिर्फ जो बड़ी फैक्ट्रीज होगी वहां पर ही किचन मेंटेन करेंगे और हम इस तरह के मॉडल, यही हमारा मॉडल है। मतलब उससे सबसे बड़ा फायदा उनका एक बिजनेस मॉडल निकल के आया कि व्हाट इज वर्क फॉर मी, व्हाट डजंट वर्क फॉर मी। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके साथ 1 साल की जर्नी में हमने की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, मतलब व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क। आई थिंक ये जितनी जल्दी से जल्दी आप समझ जाओ, ये बहुत समझ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएमई या कोई भी बोलता है कि मोर क्लाइंट्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। ये मिथ है, ये भी एक मिथ है। ये
ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फाइंड योर नीश कि आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। मेकिंग प्रॉफिट इज द फंडामेंटल। मेकिंग प्रॉफिट इज द फंडामेंटल। इसके पीछे बहुत बढ़िया मैं बोलता हूँ कि आपने जब बिजनेस शुरू किया था, आपने बिजनेस इसको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, इट इज ए प्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP और प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसका ऑब्जेक्टिव है, इसके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है मैं पैसा कमाऊंगा, उस पैसे पे टैक्स दूंगा और पैसा जो बचेगा उससे मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन हो क्या गया, हमने इसको एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। हम अपने कस्टमर्स को पैसा बांट रहे हैं, वेंडर को एडवांस देके उसकी इन्वेंट्री अपने यहाँ रख रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन सबसे पहले पैसा मेरे बैंक में आना चाहिए, क्योंकि जब पैसा आएगा सारी लग्जरी पॉसिबल है, सारे सोशल वेलफेयर पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका धर्म सिर्फ एक होना चाहिए, प्रॉफिट फर्स्ट। ये एक बुक भी है जो मैंने आज से 6-7 साल पहले पढ़ी थी, प्रॉफिट फर्स्ट, मुझे नाम नहीं आ रहा राइटर का नाम, तो ये रीडर्स पढ़ सकते हैं इस बुक को। इसमें पूरी साइंस आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप की हम प्रॉफिट को पर कैसे फोकस करें, बाकी सब सेकेंडरी। वेरी नाइस, वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन सजल जी, आई मस्ट से। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जो उसमें मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, यू जस्ट क्विकली रिप्लाई। तो एक है कि कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट। कैश फ्लो, व्हाट इज द टूल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंटिंग? System is important. Okay. And biggest red flag in MSMEs? Working capital negative. Positive working capital. Most underutilized financing option? Customer advance. Okay. Customer advance कि आप हम भी मानते हैं कस्टमर तो बाद में पैसे देगा, बट आप इससे ये फंडिंग का एक रूट है। Very nice. One piece of advice for someone who is starting the MSME journey? ओके, तो मैं बोलूंगा कि फाइंड द नीश की आपको क्या करना है। हमेशा ध्यान रखिए, लेस इज मोर। आप अगर अपने नीश पे फोकस कर पाए कि मेरे लिए आइडियल क्लाइंट क्या है, आइडियल प्रोडक्ट क्या है, बस वहां से आपकी स्केलेबिलिटी आ जाएगी। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। ओके, ट्रुथ एंड फॉल्स, इज इट ट्रू दैट द MSME शुड अवॉइड द डेट? फॉल्स। हाँ, मतलब बोल दूंगा तो, क्योंकि अभी है, क्योंकि जर्नी है, मतलब फॉल्स किस बेस पे कह रहा हूँ, टर्म लोन, जैसे हम बोलते हैं गुड लोन और बैड लोन, अगर आपने वो लोन लिया है एक्सपेंशन के लिए तो मैं बोलूंगा कि लोन अच्छा है। अगर आपने लोन लिया वर्किंग कैपिटल के लिए तो मैं बोलूंगा तो बुरा है, ये बुरा है। तो इसलिए तो मैं इसलिए मिक्स आंसर है। वेरी नाइस। Do government schemes actually work for businesses? It works. Okay. It works. Can digital tools really replace the human financial capital or expertise, not capital? Yes. In today's time, with the AI, I have seen few cases. एक प्रॉपर राउंड, मतलब एक सीरीज A राउंड पूरा डिजिटल AI ने डिस्कशन करके क्लोज किया है। Wow. I have the recording of this. पूरा प्रॉपर उसने ऐसा डिस्कशन किया, फाइनेंस समझे, मीटिंग किया ऑनलाइन, एवरीथिंग, मतलब इट इज पॉसिबल। तो विद आफ्टर दैट डिस्कशन आई कैन से यस, इट इज पॉसिबल। वाओ, थैंक यू सो मच सजल जी। आई थिंक एज एन MSME मुझे लगता है कि जो डिस्कशन, जो नॉलेज आपने शेयर की, दैट इज एन आई ओपनिंग फॉर मी इटसेल्फ, जो कि मुझे लगता है कि मैं पिछले 16 साल से बिजनेस रन कर ही रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, बट मुझे लगता है कि द एक्सपीरियंस दैट यू हैव शेयर्ड विल बी क्वाइट हेल्पफुल, इंसाइटफुल फॉर आवर ऑडियंस। और मुझे लगता है कि आपको हम और भी बार इनवाइट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जर्नी बहुत स्ट्रांग है इस सेगमेंट में। You have worked a lot. I think last time हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, you also mentioned that valuation is also one of the aspects that should be covered. हम लोग वैल्यूएशन पे बात कर सकते हैं कि अगर मैं इसको बताऊं, हो क्या रहा है कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी पे आप रेंटल कमाते हैं या कुछ भी काम करके, फॉर एग्जांपल आपने रेंटल कमाया, तो आपके दिमाग में हमेशा दो एस्पेक्ट चलते हैं कि प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है, वो भी आप मार्केट से चेक करते रहते हैं, आप ये भी देखते हैं कि मैंने कितना रेंट कमा रहा हूं। लेकिन जब ये हम बिजनेस की साइड में देखते हैं, आप जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, आप वहां पे सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। आपने जो पिछले 20 साल 15 साल में कंपनी की जो एक वैल्यू क्रिएट की है, गुडविल क्रिएट की है, वो आपको उसका आइडिया ही नहीं है। और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपकी सेकंड जनरेशन ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो वो डाइल्यूट होकर खत्म हो जाएगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैल्यूएशन का बहुत रोल आता है कि अगर आपको पता है कि मैंने जो 20 साल में तैयार किया है, एक तो प्रॉफिट जो मैं कमाता हूँ, लेकिन इसकी अपनी एक इस प्रोडक्ट की वैल्यू है जो कि सेलेबल है। वेरी नाइस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस नंबर्स, तो मान लीजिए यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, ये आप मान लीजिए, और ये फैक्ट है, क्योंकि बिना नंबर के यू कांट टेक डिसीजंस, यू कांट टेक एज, वरना आप हमेशा आपकी गट फीलिंग में बिजनेस चलता रहेगा। वी वांट कि जो भी आपका डिसीजन है वो नंबर बेस्ड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। आई थिंक एज सजल जी यू हैव मेंशन्ड, आप अपने बिजनेस के नंबर्स को समझिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड रनिंग योर ओन बिजनेस। तो बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन, सजेशंस एंड इंसाइट्स रहे हैं सजल जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। और आपके कोई स्पेसिफिक सजेशंस, क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ हमें भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है social@greentree.global। हम अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन भी अपने डिस्क्रिप्शंस में शेयर करेंगे। प्लीज़ क्लिक लाइक एंड शेयर। Until next time, please enjoy the podcast. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you.